नमस्कार। मैं उस धरती पर खड़ी हूँ जहाँ पर राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी ने आज़ादी के तराने लिखे थे। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। ये कवि प्रदीप की धरती है जिन्होंने साबरमती के संत कहकर महात्मा गांधी को याद किया था। ये किशोर कुमार की धरती है जिन्होंने अपनी बेहतरीन आवाज़ से पूरी दुनिया में नाम तो कमाया, इमरजेंसी के दौर में कांग्रेस की रैली में गाना गाने से इनकार भी उन्होंने कर दिया था। मैं मध्य प्रदेश के खंडवा में हूँ जो निमाड़ अंचल का केंद्र कहा जाता है, और आज़ादी यहाँ पर विरासत में मिली है, यहाँ पर खून में मिली हुई है, और महात्मा गांधी भी यहाँ की विरासत में समाये हुए हैं। 13 मई को यहाँ पर मतदान होना है, और यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो कई मुद्दे हैं जिन पर हम जनता से बात करेंगे। ओंकारेश्वर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो भी खंडवा ज़िले में ही आता है। बहुत खूबसूरत यहाँ की वादियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी की जो घाटियाँ हैं उसके बीच में खंडवा शहर जो है वो बसता है। हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान यहाँ जुड़ने वाले हैं, और इलेक्शन कार्निवल का जो हमारा ये सफ़र है, कई राज्यों को ये तय करके, कई राज्यों को ये छोड़कर मध्य प्रदेश के खंडवा में पहुंचा है। 6,750 किलोमीटर का सफ़र जो है वो अभी तक हम तय कर चुके हैं। और क्योंकि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का उत्सव है, तो इसे एक उत्सव की तरह हम मनाएं, और सभी मतदाताओं से हम गुजारिश करेंगे कि चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, ज़रूर जिस दिन आपके यहाँ मतदान है उस दिन आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम इलेक्शन कार्निवल के सिलसिले को जिस तरह से आगे बढ़ाते हैं, कुछ रंग बिरंगी प्रस्तुतियाँ होती हैं, कुछ राजनीतिक तंज होते हैं। तो यहाँ पर मैं बेहद ख़ास मेहमान जो दो हमारे साथ हैं उन्हें बुलाने जाऊँगी। हमारे साथ कवि गोविंद जी हैं और शायर हैं हमारे साथ सूफियान जी। आप दोनों हमारे साथ मंच पे आएँ और थोड़ा हमारे दर्शकों को यहाँ पर उनका मनोरंजन करें, उनको सजग करें आज के माहौल से। सबसे पहले तो एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आमंत्रित किया। खंडवा की जनता मतदान को लेकर बहुत उत्साहित है, और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी प्रयास भी कर रहे हैं। हम जहाँ तक देखें कि देश तरक्की कर रहा है, मजबूत सरकार बनने के बाद देश तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे खंडवा की बात करें तो विकास का रथ बहुत धीमा चल रहा है। मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं सुनाना चाहूँगा। जनता के मन की बात है। हम देखते हैं थोड़ी सी हवा चलने पर बिजली गुल हो जाती है। हम देखते हैं थोड़ा सा प्रेशर बनने पर पाइपलाइन फूट जाती है। तो मेरी कुछ पंक्तियां हैं कि कहीं बिजली कहीं पे जल नहीं है, कहीं बिजली कहीं पे जल नहीं है, समस्याओं का कोई हल नहीं है। कहीं बिजली कहीं पे जल नहीं है, समस्याओं का कोई हल नहीं है, नहीं उठती कहीं आवाज़ कोई। ये खंडवा की जनता की नज़र कर रहा हूँ। नहीं उठती कहीं आवाज़ कोई, है सब जिंदा मगर हलचल नहीं है। नहीं उठती कहीं आवाज़ कोई, है सब जिंदा मगर हलचल नहीं है उनकी हर समस्या का निवारण, है उनकी हर समस्या का निवारण, हमारी मुश्किलों का हल नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। है उनकी हर समस्या का निवारण, हमारी मुश्किलों का हल नहीं है, कहाँ से जानवर इंसान में आया। आजकल बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुनिएगा शेर कि कहाँ से जानवर इंसान में आया, यहाँ तो दूर तक जंगल नहीं है, यहाँ तो दूर तक जंगल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे साथी सुफियान काजी से निवेदन करूंगा, बहुत अच्छे शायर हैं और देश दुनिया में बहुत अच्छी प्रस्तुतियां देते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी कुछ पंक्तियां सुनाएं। हम देखते हैं कि आए दिन हम रोज़ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं अखबार में, कुछ इधर के लोग उधर चले जाते हैं सेवा करने के लिए, कुछ उधर के लोग इधर आ जाते हैं सेवा करने के लिए। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन, और हर आदमी ये जाके उस तरफ ये कहता है कि मुझे वहाँ सेवा का मौका नहीं मिला इसलिए मैं उधर सेवा करने के लिए आया हूँ। और सेवा के साथ मेवा का ताल्लुक़ है ही। और मैंने 4 पंक्ति कही थी कि हर अभी इलेक्शन में आइए आप सब, खैर हमारे वहाँ तो अच्छे लोग, सारे लोग सामने अच्छे ही हैं, और सारे लोग यही कहते हैं आपके इलेक्शन में आएंगे कहेंगे कि तेरे द्वारे सेवा करने आया हूँ,
आहा, तेरे द्वारे सेवा करने आया हूँ। हम भी, वो तेरे द्वारे सेवा करने आए हैं, हम भी प्यारे सेवा करने आए हैं। जनता को खूब प्रलोभन, ये दिया जाएगा, ये फ्री, वो फ्री, ये फ्री, अनाज फ्री, बिजली फ्री। तेरे द्वारा सेवा करने आए हैं, हम भी प्यारे सेवा करने आए हैं। जनता की ख्वाहिश है मेवा खाने की, नेता सारे सेवा करने आए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। आज चुनाव का जो माहौल है उसमें एक नारा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, अब की बार 400 पार। मेरी 2 पंक्तियां सुनिएगा, मैंने लिखने की कोशिश की है कि 400 पार के चक्कर में, 400 पार के चक्कर में नमक मिला दिया शक्कर में। 400 पार के चक्कर में नमक मिला दिया शक्कर में। एक मतलब एक शेर यूं होता है, देखिए किस तरह से दल बदल का काम चल रहा है और बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। ध्यान चाहूंगा 2 पंक्तियों के साथ कि तुम्हारी जो भी मुश्किल है वो सब आसान कर देंगे। तुम्हारी जो भी मुश्किल है वो सब आसान कर देंगे। हमारी बज़्म में आओ तुम्हें सुल्तान कर देंगे। तुम्हारी जो भी मुश्किल है उसे आसान कर देंगे। हमारी बज़्म में आओ तुम्हें सुल्तान कर देंगे। एक बहुत नाजुक सा शेर हुआ है इसमें, चुनाव से हटकर है, मतदान से हटकर है, राजनीति से हटकर है। तो हमारी बज़्म में आओ तुम्हें सुल्तान कर देंगे। सुना है बाद मरने के भी आंखें जिंदा रहती हैं। सुना है बाद मरने के भी आंखें जिंदा रहती हैं। अगर ये सच है तो हम अपनी आंखें दान कर देंगे। अगर ये सच है तो हम अपनी आंखें दान कर देंगे। कुछ पंक्तियाँ मेरी प्रतिनिधि रचना है जिससे मैं देश भर में जाना जाता हूँ। 2-4 पंक्तियाँ कहूँगा कि कोई ऐसा करतब कर दे जादूगर, कोई ऐसा करतब कर दे जादूगर, मैं जो चाहूँ वो अब कर दे जादूगर। पेट पे रखकर हाथ कहा एक बच्चे ने, पेट पे रखकर हाथ कहा एक बच्चे ने, भूख को मेरी गायब कर दे जादूगर। बहुत सुंदर। अगर हम देखते हैं कि हम किसी को भी, जब चुनाव आता है खूब सारे वादे होते हैं, हम चुनाव जिता भी देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है आप खुद अक्सर जानते हैं कि शोहरत मिली ज़रा सी तो शोहरत में खो गए। शोहरत मिली ज़रा सी तो शोहरत में खो गए। दिल्ली में जाके आप भी मसनद पे सो गए। वाह। शोहरत मिली ज़रा सी तो शोहरत में खो गए। दिल्ली में जाके आप भी मसनद पे सो गए। पहले हमारे हक में बहुत बोलते थे आप, कुर्सी मिली तो आप भी खामोश हो गए। क्या बात है, बहुत अच्छे। और हम ये चाहते हैं कि कम से कम इस तरह के जो आज हम सारे त्योहारों पर देखें तो एक अजीब सा माहौल रहता है कि खुशियों का मौसम तो आया रहता है लेकिन ये दिल कुछ घबराया रहता है। खुशियों का मौसम तो आया रहता है लेकिन ये दिल कुछ घबराया रहता है। हमने दिलों में इतनी नफरत बो दी है, त्योहारों पर खौफ का साया रहता है। हमने दिलों में इतनी नफरत बो दी है, त्योहारों पर खौफ का साया रहता है। तो ये सारी चीजें जो आपसी वफा खुलूस की इसार की जरूरत है, वफा खुलूस की इसार की जरूरत है। हर एक युग में ये संसार की जरूरत है। ये नफरतों के दिए बस यहीं बुझा डालो, जमाने भर को अभी प्यार की जरूरत है। और बेहद खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूदा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, मैं स्वागत करूंगी आपका मंच पर, प्लीज पधारिए आप। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं नरेंद्र पटेल जी। नरेंद्र पटेल साहब, आपका स्वागत है, बहुत बहुत पधारिए मंच पर। तो हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं बीजेपी के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार हैं इस बार ज्ञानेश्वर पाटिल जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल जी मौजूद हैं। एक बार फिर से तालियों के साथ जोरदार स्वागत मैं दोनों प्रत्याशियों का यहाँ पर करूंगी। और एक बहुत खूबसूरत तस्वीर अभी हमने यहाँ पर देखी, जब दोनों मंच पर आए तो एक दूसरे से जिस तरह से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। ये एक जो राजनीतिक अलगाव हम देखते हैं बीच बीच में, लेकिन ये जो गर्मजोशी है ये बनी रहे तो जनता को भी एक अच्छी भावना आती है कि ये युद्ध नहीं हो रहा है, ये चुनाव है, आज नहीं कल सत्ता बदलती रहती है। तो सबसे पहले ज्ञानेश्वर जी, मैं यहाँ पर आपके पास ही आना चाहूँगी।
क्योंकि आप मौजूदा सांसद हैं, आप सत्ता में हैं बहुत लंबे वक्त से। लेकिन जितने भी लोगों से मेरी खंडवा में बात हुई, सबसे ज़्यादा जो एक लोग परेशानी जूझ रहे हैं वो पीने के पानी की समस्या है। नर्मदा जल परियोजना जो है 122 करोड़ की परियोजना थी, उस पर मेहनत की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आए दिन पाइपलाइन फूटने के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए आखिर आपकी सरकार इस वक्त क्या कर रही है, क्योंकि खंडवा के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये। जो पाइपलाइन यहाँ डली है, तो पाइपलाइन कब फूटेगी, क्या फूटेगी, ये तो ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में। कोई प्रेशर कई बार आता है, ज़्यादा प्रेशर की वजह से भी हो जाता है। मैंने यही गुजारिश की थी, आप लोगों से बात रखने देंगे रहा सवाल जी कि हमारे खेतों में भी पाइपलाइन है, तो खेतों की भी कई बार फूटती है, लेकिन कोई फूट गई तो इसके लिए कोई षड्यंत्र है या जानबूझ के पानी दिया। हमारा उद्देश्य है एक एक व्यक्ति के घर तक नल से जल पहुंचाना, और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ खंडवा ही नहीं, पूरे देश की जनता के घर तक पानी पहुंचाने का जल जीवन मिशन के माध्यम से कर रही है। और क्योंकि खंडवा पिछले 20 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है, और उसकी बदौलत खंडवा बहुत सारे चौओर खंडवा बड़ा है, और जिससे पानी की दिक्कत तो जो कुछ क्षेत्र में थी, तो उसके लिए 137 करोड़ रुपए की योजना फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वीकृत किए। उसका काम भी चालू है। आने वाले समय में खंडवा के किसी भी घर में पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। नरेंद्र पटेल जी, अगर आप सत्ता में आते हैं तो ये जो वादा कर रहे हैं, क्या आप उससे बेहतर विकल्प जनता के सामने रख सकते हैं इस वक्त? मैं सर्वप्रथम तो आपको ये बात बता दूं कि ये पानी की पेयजल की योजना खंडवा के लिए अरुण यादव जी सांसद थे, वो लेके आए थे। सर्वप्रथम झूठ ही इन्होंने बात झूठ से ही चालू की है, और इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि इसमें पीवीसी का पाइप डाल दिया गया है, जबकि लोहे की पाइपलाइन की बात थी, और वो पीवीसी का पाइप डला, और इतना भ्रष्टाचार हुआ कि जगह जगह से प्रेशर लीक हो रहा है। जो पाइप होना चाहिए था वो आकार का नहीं है, और खंडवा की जनता को पानी पीने के लिए नहीं मिल पाया। ये 2012-13 की बात है, जो जब से 10 साल हो गए पूरे खंडवा को पानी नहीं मिल पाया अभी आज तक। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है कि खंडवा में कांग्रेस की सरकार जब थी तो रोज टैंकरों से पानी आता था, और उस पानी के टैंकरों में कितना भ्रष्टाचार होता था, इस बात का आप एक एक व्यक्ति से पूछो। मेरा इस वक्त सवाल ये कि अगर नरेंद्र पटेल जी पानी यदि किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। ठीक है नरेंद्र पटेल जी, आप अपनी बात, माननीय पटेल साहब जो कह रहे हैं, नरेंद्र पटेल जी आप अपनी बात इस तरह से पूरी करिए कि आप जनता को क्या देने वाले हैं अगर आप सत्ता में आते हैं पीने की पानी की समस्या को लेकर। देखिए साहब, सर्वप्रथम तो यह है कि पिछले 20 वर्षों से इनकी सरकार है, नगर पालिका हो, महानगर निगम हो, हर जगह 20 साल से, और 30 साल से सांसद है, और 10 साल से यहाँ देश में सरकार है, और 20 साल से कांग्रेस की बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में। लेकिन खंडवा में आज तक किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ। ये आपने खुद बताया अभी जनता को, मैंने नहीं बताया, आपने बताया जनता को अभी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कार्य अगर कभी होगा तो कांग्रेस पार्टी जो करती है वो करके दिखाएगी। सुभाष यादव जी ने नर्मदा जी पर ओंकारेश्वर डैम और इंदिरा सागर डैम बना के दिया है, और लिफ्ट इरिगेशन। लेकिन फिर नरेंद्र पटेल जी, फिर सवाल आपसे ये होगा कि जब आप जनता के पास जाते हैं तो इस तरह से आप अपने मुद्दे या अपनी बातें क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? ये पिछले 23 सालों का हम देख रहे हैं। 1996 से सिर्फ 2009 में कांग्रेस एक बार सत्ता में आई है, पिछले लगातार 1996 से अगर आ रही है तो कहां पीछे रह जा रही है जनता तक अपनी बात पहुंचाने में कांग्रेस? मैं कह रहा हूं कि चाहे वो ब्राह्मणपुर की ताप्ती मिल हो, नेपानगर की पेपर मिल हो, चाहे खंडवा का मेडिकल हॉस्पिटल हो, चाहे वो मानधाता का पावर प्लांट हो, बड़भा का पावर प्लांट हो, ये अरुण यादव जी की देन है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि निश्चित तौर से जब काम किया है तो करके दिखाएंगे, और मैं जो वादा करूंगा मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, और जो काम का वादा करूंगा वो करके दिखाऊंगा। ठीक है ज्ञानेश्वर जी, यहाँ पर एक और जो बड़ी समस्या है, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूदा सांसद हैं, लोग उम्मीद लगा कर रखते हैं आपसे
यहाँ पर यातायात एक बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे बनता जा रहा है। बाईपास की मांग को लेकर लोग अब परेशान होने लगे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब जाने जा रही हैं। अभी हाल ही में एक छोटे बच्चे की मौत भी हुई है, तो एक्सीडेंट के जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। आखिर बाईपास का काम जो है वो कितना और यहाँ पर खंडवा की जनता को इंतजार करना होगा? देखिए, बाईपास के ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं और मैं आपको इस बात का आपके माध्यम से खंडवा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस 5 वर्षों के अंदर बाईपास की सौगात भी खंडवा को मिलेगी और उससे खंडवा के जो ट्रैफिक चल रहा है उससे निजात मिलेगी। निजात बिल्कुल निश्चित रूप से देंगे। आपने तो इतने साल आपकी सरकार होने के बाद आपने कुछ किया नहीं, कहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं, डंकी की चोट पर बोल रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी वाली सरकार है। आप बाईपास का काम भी हो रहा है। ठीक है, अभी आपको कम वक्त हुआ है यहाँ पर, तो आप ये भी बताइए कि आप अपने काम पर या मोदी जी के नाम पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? दोनों के मोदी जी के नाम पर भी और मेरे 2.5 साल के काम पर भी। मैंने 2.5 साल के अंदर 137 करोड़ रुपए की योजना पानी के यहाँ पर स्वीकृत करवाई है और इंदौर से लेकर इच्छापुर तक के रोड को गति देने का काम मैंने किया है और इंदौर से लेकर अकोला तक ब्रॉडगेज के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है जी। खंडवा के नागरिकों के लिए पासपोर्ट ऑफिस की सुविधा इंदौर और भोपाल के बाद पहला पासपोर्ट ऑफिस हमारे खंडवा को देने का काम किया है और 350 करोड़ रुपए की लागत का सर्व सुविधा रेलवे स्टेशन देने का काम किया है। खंडवा में मैंने 2.5 साल के अंदर जो देने था वो देने का काम किया है और खंडवा की जनता का विश्वास और भरोसा मेरे पर पूरा है और 5 साल के लिए भी खंडवा की जनता पूरा आशीर्वाद देगी और प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञानेश्वर जी अपने कामों की बात गिनवा रहे हैं। नरेंद्र जी, एक बहुत ही मुश्किल सवाल कांग्रेस के लिए ये है, पिछले लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीत कर निकाल गई थी। इस बार वो 29 में से 29 सीटों का टारगेट कर रहे हैं। कैसे इस चुनौती से आप लोग पार पाएंगे? क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति है कांग्रेस की? ऐसा है कि निश्चित तौर से जो पिछले 10 वर्षों में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अत्याचार, ये 4 मुद्दे हैं जो पिछले 10-20 वर्षों से यही चले आ रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मोदी जी ने वादे किए थे, वो चाहे 15 लाख हो, चाहे गेहूं की बात हो कि 27, अभी पिछले 5 महीने पहले 2700 रुपये गेहूं हम खरीदेंगे विधानसभा के टाइम का, आज 2275 रुपये में बिकने को तैयार नहीं है। किसान से गेहूं खरीदने को तैयार नहीं है। उनने वादा था कि अच्छे दिन लाऊंगा। मैं समझता हूं कि गरीब लोग जो आज की तारीख में अपने सामान्य परिवार के लोग हैं, उनकी कंडीशन ये है कि वो अपना बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को विद्यालय के अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे। किसानों की ये कंडीशन है कि अपनी फसल का दाम पिछले 10 वर्षों में जो था वो आज भी वही का वही दाम है और उनकी लागत 2 गुना से 3 गुना हो गई। अगर कभी मैं ये कहना चाहूँ कि दवाई अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो जो दवाई अपने को खरीदना रहती है वो पिछले 2 वर्षों में मेडिकल स्टोर पर प्रचार करने गया था, वहाँ पूछा, बोले 3 गुना कीमतें बढ़ गई है, 3 गुना। तो ये महंगाई की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दौर पे ये सब हमने अपने मतदाता भाइयों को बता रहे हैं कि इतनी महंगाई की मार है और उसमें निश्चित तौर से हमको समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस की जो है मैं कह रहा हूँ कि 12 से 13 सीटें मिलने वाली है मध्य प्रदेश में। अच्छा, आप ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 12 से 13 सीटें मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगी। बहुत बड़ा दावा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। जी, पूरी करिए अपनी बात। दूसरी बात से पूछूंगी। हाँ, मैं आपको एक बात और अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि हम 5 गारंटी लेके आ रहे हैं जी पूरे भारत के लिए जी। उसमें युवाओं को रोजगार, नारियों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, युवाओं को जब ट्रेनिंग देने जाएंगे उनको अगर ट्रेनिंग देने जाते हैं तो उनको एक वर्ष में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मगर जो लाडली बहनें पहले से ही बीजेपी के पक्ष में है, उनको ये बात पहुंचा पाई है कांग्रेस पार्टी की हम 1 लाख रुपए सालाना देने जा रहे हैं? पहुंचा चुके हैं, है ना। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे मेन चीज है कि जो किसानों के लिए हमने समर्थन मूल्य की बात कही है कि किसान अपनी फसल जब लगाने से पहले अगर बात करें तो किसान को मालूम पड़ना चाहिए कि चने के भाव क्या है, गेहूं के भाव किस भाव से बिकेंगे, तो वो कम से कम वो अपनी फसल का चयन कर सके कि मैं कौन सी फसल बोना चाहूँ और उससे मेरे को आमदनी ज्यादा होगी। ठीक है ज्ञानेश्वर जी, यहाँ पर बुरहानपुर के जो किसान हैं केले की खेती वो करते हैं,
और प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर लगातार किसानों की मांग रही है। दूसरा, जो दूसरे आसपास के किसान हैं दूसरे इलाकों के, वो सिंचाई को लेकर परेशान हैं। तो ये दोनों समस्याओं पर मैं आपसे जवाब चाह रही हूँ। एक तो जो बुरहानपुर में केले की खेती कर रहे किसानों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट, और सिंचाई का जो पानी किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा है वो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा जी। कि हमारे मित्र नरेंद्र पटेल जी ने भी एक बात कही कि महंगाई की बात। मैं पूछना चाहता हूँ कि 60 साल इन्होंने देश में राज किया, 60 साल में इन्होंने कौन से महंगाई पे कंट्रोल कर लिया? 60 साल में इन्होंने कितने गरीबों का आयुष्मान भारत के गरीबों के इलाज की चिंता करी? 60 साल में इन्होंने कितने महिलाओं को गैस के चूल्हे देकर धुएं से मुक्ति दिलाई? कितने लोगों को इन्होंने पक्की छत के मकान दिलाए? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4.5 करोड़ लोगों को पक्की छत का मकान देने का काम किया। 12 करोड़ लोगों को, किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर उनकी खरीदी की जा रही है। रहा सवाल की गेहूं की बात, एक कर रहे हैं कि हमारी सरकार, पार्टी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा की है कि हम 5 साल में, हमारे घोषणा पत्र में कि 27 रुपये का गेहूं देंगे। तो शुरुआत करेंगे, हमने कहा मना किया है, हम देंगे। लेकिन आपके पास जब पावर था, आपने ना तो किसान की चिंता करी, ना किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया। जो काम कर रही है उसकी तो गुण गाओ, कहीं तो कम से कम हाँ बोलो कि हाँ आपने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है, युवाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या आप ये मानते हैं कि महंगाई अब तक सबसे ऊंचले स्तर पर चल रही है हमारे देश में? देखिए, एक बात बताओ, बेरोजगारी अब तक हमारे देश में जो स्तर पर है, इतनी बेरोजगारी हमारे देश में कभी नहीं थी। 60 साल के अंदर महंगाई के ऊपर, अपनी बात करें, महंगाई के ऊपर 2 पिक्चर बनी, रोटी, कपड़ा और मकान, और पिपली लायू। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब के कल्याण करने का काम किया है। आज गरीब को, लेकिन अब तो ज्ञानेश्वर जी 10 साल से आप लोग सत्ता में हैं। हाँ, तो 10 साल से दे रहे ना हम। आज कोई गरीब भूखा नहीं सो रहे, निःशुल्क अनाज देने की बात कर रहे हैं हम। इलाज की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पक्की छत के मकान की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। महिलाओं को शौचालय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। तो ये विकास नहीं तो और क्या है? यदि किसी को नहीं दे, यदि कोई लेने के बाद में भी कबूल नहीं करे कि हमको नहीं मिल रहा है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लंबे वक्त से खंडवा कवर कर रहे हैं। एक छोटी सी तस्वीर, आप एक खाका खींचिए कि पिछले कुछ दशकों में कहाँ पहुंचा है खंडवा, आसपास के जो क्षेत्र हैं वो। बिल्कुल अदिति, बता दूं कि खंडवा जो है यहाँ काफ़ी समय से बीजेपी सत्ता में रही है, और बीच में कुछ समय के लिए कांग्रेस ने यहाँ पे अपना बाजी मारी थी। मगर यहाँ पे विकास की हम बात करें तो अभी विकास की बहुत दरकार है। यहाँ पे हमारे पास पर्याप्त बिजली है, पर्याप्त पानी है, जो कहीं ना कहीं मिला जुला, हम कहें कि बीजेपी ने भी प्रयास किए, कांग्रेस ने भी प्रयास किए, दोनों के प्रयास से यहाँ पे कुछ अच्छा माहौल बनाए। यहाँ पे हमारे खरगोन के जो प्रतिनिधि हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है किस तरह का विकास की बात करें तो विकास तो यहाँ पर सिर्फ कहा जा रहा है कि विकास है, मगर हमारे यहाँ पर पानी है, बिजली है, ज़मीन है, मगर रोजगार नहीं है। ना तो यहाँ पर फैक्ट्री है, ना ही कोई यहाँ पर और क्या चीज़ देखते हैं? दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अब सड़कें बनना शुरू हुई है। इससे पहले पिछले 10 सालों के अंदर सड़कों की दरकार थी, सड़कों की वजह से बहुत एक्सीडेंट होते थे। अब जाके पिछले 1 साल से सड़क बनना शुरू हुई है बतौर खास, जो कि निमाड़ और मालवा को जोड़ने वाली इंदौर इच्छापुर हाईवे, जो अब बन रहा है, और वो भी अभी तक अधूरा है। बिल्कुल, तो यानी कि जिस तरह से निशाद और हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत गुंजाइश है, अभी विकास होने की, बहुत सारे मुद्दे हैं। जनता के बीच में चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फारूक मंसूरी, और विधायक और सांसद, माननीय सांसद महोदय से मेरा एक सवाल है कि जो खंडवा बस स्टैंड आपने हटाया, 2 किलोमीटर दूर किया है, और जनता और छात्र छात्राएं 100, 150, 20, 50 रुपये पर दिन किराया दे के जा रही है, तो उनकी सुविधा के लिए आपने क्या कदम उठाए वहाँ तक पहुँचाने के लिए? मैडम, मेरा नाम अर्जुन काले, हम शिक्षित हैं और बेरोजगार है, और अभी की फ़िलहाल में हम एक सेल्स की नौकरी कर रहे हैं। और हाँ, माननीय सांसद जी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, सरकारी प्रक्रिया में इसका करप्शन क्यों है? हम यदि स्वरोजगार के मुद्दे उठा रहे और कोई सी लोन की फाइल लगा रहे हैं, तो सरकारी विभाग लोन की फाइल तो अप्रूव कर देता है, बाकी बैंकें क्यों हमें रोक देती है? बहुत बड़ी ये बात है। सांसद जी और कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र जी, आप दोनों सुन रहे होंगे। मैं आप लोगों के पास भी आऊंगी, यहाँ पर हम कुछ और सवाल लेते हैं। जी मैम, मेरा नाम योगेश जोशी है। 8 से 8 महीने पहले मैं हिमाचल प्रदेश में फंसा था
श्रीखंड कैलाश यात्रा पर। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं लगभग सभी लोगों को मेरे बारे में पता है। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी जी से ये बात करना चाहूँगा, एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। जब मैं वहाँ पर फंसा था, वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैंने यहाँ पर लगभग बीजेपी और कांग्रेस के सभी नेताओं से संपर्क साधा था, जिसमें मुझे सिर्फ आश्वासन मिला कि हमारी वहाँ पर गवर्नमेंट है, हम आपको आधे घंटे में रेस्क्यू कर रहे हैं, 2 घंटे बाद रेस्क्यू कर रहे हैं। बाकी वहाँ पर सिर्फ आश्वासन मिला मुझे। सिर्फ जो अपने ज्ञानेश्वर पाटिल जी है, उन्होंने वहाँ दिल्ली बात करके एनडीआरएफ की टीम भिजवा कर मुझे वहाँ से निकाला। आज अगर मैं जिंदा खड़ा हूँ तो बीजेपी की बदौलत खड़ा हूँ। तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि लोगों के निजी अनुभव कैसे हैं। एक व्यक्ति हमारे सामने हैं जो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो सरकारी विभाग में जाते हैं, उनकी फाइल अटक जाती है। वहीं दूसरे व्यक्ति हैं जिनको बात करने पर बीजेपी के सांसद ने बचाया है। तो दोनों के अनुभव सामने हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैडम, मैं संजय गिरी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ कांग्रेस को कांग्रेस ही निपटाते हैं। और मेरे को तो डर ये लग रहा है, अभी आपने बोला यहाँ नरेंद्र पटेल बैठे थे, कहाँ गए? तो मैंने कहा कि बीजेपी में तो नहीं चले गए। और आपकी बात 400 पार। अच्छा, तो चलिए, ये भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस में जो भागम भाग चल रही है, वो भी एक मुद्दा जनता के बीच में बना हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये कहावत है कि आग लगती है जब ही धुआं उठता है। तो जनता पार्टी ने काम किया है, नर्मदा परियोजना जो पाइपलाइन फूट रही है, तो जनता पार्टी ने काम किया, इसीलिए तो पाइपलाइन फूट रही है। मैडम, ये पाइपलाइन फूट रही है और वो उसके लिए स्वीकृत भी है। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो मोदी जी को चुनते हैं। कुछ और पक्ष को भी सुन लेते हैं। जी, आप कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं? जी, कहिए। ये खंडवा की विडंबना है कि 25 साल से इनके सांसद हैं, महापौर हैं, विधायक इनके हैं, पर विडंबना है कि एक अच्छा रोजगार नहीं दे पाए यहाँ की खंडवा की जनता को, अच्छा पीने का पानी नहीं दे पाए। आज ये विडंबना है कि यहाँ के बच्चों को पलायन करना पड़ रहा है। और ये अगर ये बात करते हैं, ये देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये खुद ही मुंह से बोल रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया इसलिए पाइपलाइन फूट रही है। यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो काफी जोश में आ गए हैं, लेकिन कई मुद्दे जो यहाँ पर लोगों ने उठाए उन पर भी हम कोशिश करेंगे दोनों पक्षों से बात करने की। ज्ञानेश्वर जी, आप सत्ता में हैं, आपके लिए बहुत सारे सवाल थे रोजगार को लेकर, खासकर वो जो युवा वहाँ पर थे जो कह रहे थे कि वो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो सेल्स का काम करते हैं, उनको रोजगार की दिक्कत है, वो जब विभाग में जाते हैं तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। तो ये कोई नई बात नहीं है ज्ञानेश्वर जी, सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार? देखिए, ऐसा है जी कि मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार रोकने का जितना पर्याप्त मात्रा में काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, आज कोई भ्रष्टाचार लेने के लिए कोई अधिकारी यदि पैसे लेता है तो लोकायुक्त की कार्रवाई भी तत्काल होती है। लेकिन यदि कोई किसी से मांग रहा है तो आपने बिल्कुल निश्चित बड़ा मन करके उसमें आकर शिकायत करना चाहिए, और उसमें उसका चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हो रही है जी। और रहा सवाल कि हमारे कुछ मित्र लोग कह रहे हैं कि 25 साल से इनका सांसद है, महापौर है, विधायक है, तो भाई हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी काम कर रही है, विकास की काम हो रहा है, इसलिए तो जनता यहाँ पर लगातार हमको जिता रही है। जी, जो सवाल एक व्यक्ति वहाँ पर पूछ रहे थे कि कांग्रेस में बहुत ज्यादा, खासकर विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा कि बहुत ज्यादा आपकी पार्टी से लोग छोड़कर जा रहे हैं। एक नेतृत्वहीनता की बात जो कांग्रेस को लेकर कही जाती है, उससे आप लोग भी 2-4 हो रहे हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब आप जनता के बीच जाते हैं तो इस सवाल का क्या जवाब देते हैं? आप वही जवाब आप अभी भी दे दीजिए। कई लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं जी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो भ्रष्टाचार की बात की थी, भ्रष्टाचार आजकल श्रेष्ठाचार में बदल गया है। और भ्रष्टाचार की भी 4 गुनी, 400 सीट जैसा है ना, तो 4 गुना भ्रष्टाचार बन गया है। वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं क्या आप? वॉशिंग मशीन। देखिए, अब सवाल इस बात चलिए, का इस बात पे ज्ञानेश्वर जी के चेहरे पर भी देखिए हंसी आई है, ये अच्छी यही बात मैं है। कहना चाह रहा हूँ जी कि जो ईडी का डर बताते हैं और कहीं प्रकार के ईडी का डर हर किसी को देते हैं। नरेंद्र पटेल को खरीद के देख ले, मोदी जी आ जाए, नरेंद्र पटेल को खरीद के देख ले कोई। अच्छा, क्योंकि मैं किसान हूँ और नरेंद्र पटेल को जिस दिन खरीद लेंगे उस दिन कांग्रेस, अगर नरेंद्र पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया, उस दिन कांग्रेस पूरे भारत में समाप्त हो जाएगी। ज्ञानेश्वर जी,
अब आप दोनों से ये सवाल है, हालांकि मैं जनता के बीच तक गई, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ये बात ही नहीं रखी कि बुरहानपुर वर्सेस खंडवा का जो मुद्दा है वो होता है, क्योंकि ये लोगों के मन में ये सवाल होता है कि बुरहानपुर का जो है उम्मीदवार वो क्यों लाया जाता है, बुरहानपुर से क्यों लाया जाता है, खंडवा से क्यों नहीं उठाते। ये दोनों पार्टियों में ये समस्या क्यों है? ज्ञानेश्वर जी पहले आप जवाब देखिए, दीजिए। ऐसा है कि बुरहानपुर और खंडवा संयुक्त जिला रहा है जी, और हमने खंडवा को हमेशा बड़ा भाई का दर्जा दिया है, बड़ा भाई माना है ना। और रहा सवाल कि खंडवा और बुरहानपुर के बीच में कहीं से कहीं तक कोई दुर्भावना नहीं है, ना कहीं से कहीं तक कोई गलत फहमी है। लोकल लोगों को क्यों नहीं उम्मीद? आपके बीजेपी में तो बहुत सारे लोग खंडवा से भी बिलोंग करते हैं, जो सालों से आएगा दशकों से यहाँ रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया जाता लोकसभा है? क्षेत्र का विषय है तो लोकसभा क्षेत्र से आएगा, कोई बाहर का लोकसभा क्षेत्र के बाहर का व्यक्ति नहीं आ रहा है। और मैं वोटर हूँ, मैं खंडवा में जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहा हूँ, खंडवा में मेरा निवास भी रहा है, मैंने खंडवा में निवास भी किया है। तो खंडवा और बुरहानपुर का विषय है, कुछ लोगों की देन है, लेकिन ऐसा कुछ भी कहीं से कहीं तक नहीं है। और खंडवा की जनता ने हमेशा बुरहानपुर के जो भी व्यक्ति रहा हो, चाहे स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी रहे हो, चाहे स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी रहे हो, चाहे स्वर्गीय शिव कुमार सिंह जी रहे हो, सबको भरपूर आशीर्वाद दिया है। और मुझे भी खंडवा की जनता का भरपूर आशीर्वाद है, और इस बार भी भरपूर आशीर्वाद खंडवा की जनता दे रही है। इस बात का जवाब आपको भी देना होगा। बुरहानपुर से आप लोग ज्यादा उम्मीदवार उतारते हैं, खंडवा से नहीं उतारते। पिछले जो अब तक के चुनाव देखे जा रहे हैं, 4 बार सिर्फ बुरहानपुर खंडवा से उतारे गए, बुरहानपुर से ज्यादा बार। क्या वजह रही है इसकी? निश्चित तौर से ये एक चयन होता है, लेकिन हमारे द्वारा कालीचरण जी सकरगाया 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं खंडवा से। वहाँ से ठाकुर महेंद्र सिंह जी, ठाकुर शिव कुमार सिंह जी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, और इस क्षेत्र का विकास किया है। कई प्रकार का उन्होंने शुगर मूल के माध्यम से कृषकों का फायदा किया। जब अरुण यादव जी को मौका मिला खरगोन के, तो निश्चित तौर से उन्होंने इस क्षेत्र में 77,000 करोड़ रुपए का 5 साल में निर्माण किया है। पावर प्लांट 11,000 करोड़ का, बढ़वा में 11,000 करोड़ रुपए का निर्माण, पंधाना विधानसभा में हॉस्पिटल 1200 करोड़ रुपए नेपा मिल को दिए हैं, 230 करोड़ रुपए हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, और 320 करोड़ रुपए ताप्ती सूत मिल को दिए हैं। ये विकास वाला आदमी होना, वो प्रतिनिधित्व कहाँ से करे, ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि विकास की सोच कौन रखता है। अब ओंकारेश्वर की बात करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक खंडवा जिले में आता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है। वहाँ पर आज मैं खंडवा में जब मैं थी तो आज के अखबारों में मैं पढ़ रही थी कि वहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, पेयजल इतना बड़ा संकट हो गया है वहाँ पर कि लोगों को जो ओंकारेश्वर दर्शन करने आ रहे हैं उन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा, उन्हें बहुत दूर तक चलकर जाना पड़ रहा है पीने के पानी के लिए। ओंकारेश्वर का विकास कब होने वाला है? क्योंकि आप लोग अब तो धार्मिक पर्यटन जो है एक अलग राह जो पे चलने लगी है बीजेपी, तो उसके लिए अब ओंकारेश्वर के लिए क्या तैयारियां? देखिए, ओंकारेश्वर आपने भी देखा होगा कि ओंकारेश्वर में तेज गति के साथ वहाँ विकास के काम चल रहे हैं। पर्यटन नगरी को जो है विकसित करने के लिए 2200 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ निर्माण कार्य शुरू है। और कमलनाथ ने स्टार्ट किया था वो देना। पूरी तरह से जो ओंकारेश्वर है, जिस तरह से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, उसी तर्ज पर हो रहा है। आपने तो कुछ करने का प्रयास नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया है। जो काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हम करेंगे ज्ञानेश्वर पाटिल जी का, नरेंद्र पटेल जी का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को आने वाले चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।